मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ़ जो हमको याद रखने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट रिवाइज करवाते जाऊंगी या फिर याद करवाते जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन। तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ हैं, उनकी कंपोजिशन में कौन कौन से मेंबर रहते हैं, फिर रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अदर मिनिस्टर होते हैं, अंडर आर्टिकल 74। अब हमको ये भी याद है कि अंडर आर्टिकल 74, 75, 74 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड आर्टिकल 75 में क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा कि एड एंड एडवाइस पहले दे दो, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में निभाते रहना। तो 74 में एड एंड एडवाइस एंड 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन नेक्स्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है, उसका कंपोजिशन क्या होता है कि प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर, राज्यसभा होते हैं एंड लोकसभा होता है। इन तीनों मिलके क्या करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। अंडर विच आर्टिकल इट इज़, आर्टिकल 79। तो 79 में याद रखना, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं 79। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79। फिर राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250 मेंबर्स। तो ये कंपोजिशन बता रहा है ना कि राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 550। यहाँ पर 552 था, लेकिन एंग्लो इंडियन से वाला है वो तो हट गया, है ना, अब तो वो है नहीं, तो 550 मेंबर्स है अब तो। एंड दिस इज इन आर्टिकल 81। तो राज्यसभा है वो पहले है, फिर लोकसभा है, ठीक है। तो आर्टिकल 80 फिर 81, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं ना अपर हाउस। तो अपर हाउस है उसको पहले अपर रखो, फिर उसके बाद फिर लोअर हाउस। लोअर हाउस ही लोकसभा है, अपर हाउस है राज्यसभा है। तो राज्यसभा 80। अब यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ पर 550 इज दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्टेट का याद रखते हैं, नहीं पहले सुप्रीम कोर्ट का, चलो स्टेट का पहले याद रख लेते हैं। चलो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो हमको पता है सीएम होंगे एंड अदर मिनिस्टर्स होंगे, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 163। तो पैरेलल वाला यहाँ पर 74 से 163, कितना का डिफरेंस है, 74, 91 है ना। चलो ऐसे तो याद नहीं रख पाएंगे, 163 याद रख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होंगे, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे अगर जिस स्टेट में काउंसिल है तो गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट जहाँ पर काउंसिल नहीं है तो इन दोनों बस हो जाएंगे। तो विच आर्टिकल, आर्टिकल 168। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होंगे, तो पहले ये पैरेलल है किसके, लोकसभा के। लोकसभा में कितने हैं, 550 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में याद रखना। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मैक्सिमम 500, ठीक है। और ये 50 को आगे लेके उसमें 10 और ऐड कर दो तो मिनिमम 60 एंड ये 500 मैक्सिमम, ठीक है, याद हो गया 60 से 500। अब फिर देखो राज्यसभा में कितने थे, 250 मेंबर्स थे। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी तो हम लोग कितने मेंबर रखेंगे, तो 50 है तो इधर कम कर देते हैं, ठीक है, 40 कर देते हैं। और कितना कर देंगे, जो भी इस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका 1/3 दैट विल बी मैक्सिमम। तो 1/3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि किसी स्टेट में कितने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जितने भी होंगे उनके 1/3 मेंबर इधर होंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम इतना स्ट्रेंथ रखना चाह रहे हैं तो चलो रिकॉल करते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर थे, मैक्सिमम 550 एंड राज्यसभा में 250, ठीक। तो इसके पहले स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पर कितने मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 500 रख लो तुम, बट मिनिमम तो इधर तो 10 बढ़ा देते हैं तो 60। तो मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे, तो ये 50 है तो 40 कर दो, हमको कम रखने हैं ना, काउंसिल वैसे भी सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट के पास ही है, तो कम कर दिया। और 1/3 दे रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल मेंबर का, ठीक है। दिस इज़ मैक्सिमम, दिस इज़ मिनिमम, ओके। तो रेंज पता है अपने को, याद भी कर लिया हमने, आर्टिकल 168 एंड दिस इज आर्टिकल 170। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, अच्छा ये तो दे दिया है, यही तो है 171, ठीक। फिर अगला 171 आर्टिकल के बाद बीच में कुछ छोड़ा था ना हमने, हाँ
सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड अदर जजेस, एंड कितने जजेस होंगे? दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाई टाइम टू टाइम बाई द प्रेसिडेंट है। इन टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करते जाते हैं अंडर आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल इज़ 124, हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 216। ठीक है, तो ये 2 रख सकते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके इधर, और ये तो 2 1 और इन दोनों को ऐड करके 16, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए। फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया हमने, स्टेट लेजिस्लेचर देख लिया, स्टेट असेंबली देख लिया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देख लिया, फिर हाई कोर्ट तो देख ही लिया, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होंगे 216। यहाँ पर का अदर जजेस कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस दोनों को अपॉइंट ही प्रेसिडेंट करता है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है उधर गवर्नर होगा, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, पंचायत, अब चलो इधर आर्टिकल भी याद करना पड़ेगा। तो पंचायत से उनका कंपोजिशन क्या होता है? तो पंचायत का कंपोजिशन क्या होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी। तभी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो लोकली डिटरमाइन होना चाहिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन। तो कौन सा आर्टिकल है? 243C। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ज़्यादा पंचायती मत कर, सी आई विल सी यू ऐसे करके बोल के आना, ज़्यादा पंचायती मत करना, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो 243 तो याद रहता ही है अपने को, क्योंकि यही सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले आर्टिकल यहीं पर से अमेंडमेंट से स्टार्ट हुए थे, 243A से लेकर ये सब। ठीक है, तो ये हो गया 243A से लेकर 243O तक का है ना। तो पंचायत है वो आर्टिकल 243C में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट का फाइनेंस कमीशन तो 243K, फाइनेंस कमीशन I। ठीक है, इलेक्शन कमीशन बोलेगा तो K। ठीक है, तो इलेक्शन है तो K, इलेक्शन कब है? फाइनेंस का I चाहिए, फाइनेंस में F के बाद I आया ना, तो इधर I। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कब है? तो K। ठीक, कौन कौन सा आर्टिकल याद रखा हमने? पंचायत का आर्टिकल 243 पंचायत से तो आई विल सी यू। ठीक, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन तो 243 फाइनेंस का आई। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कब है? तो के। ठीक, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ का आर्टिकल डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो कंपोजिशन है। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन कमिश्नर बस होते हैं, इधर अदर इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता, वो सिर्फ स्टेट मतलब सेंटर पे होता है, जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर ईसी होता है, बट इधर सिंगल मेंबर बॉडी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बस होगा। और फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन। ठीक, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अच्छा म्यूनिसिपैलिटी छूट गया ना, तो म्यूनिसिपैलिटी का आर्टिकल है R। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है कि मैं M से मेरा नाम स्टार्ट होता है और मैं म्यूनिसिपैलिटी, रायपुर म्यूनिसिपैलिटी है ना रायपुर में, तो मैं रहती हूँ म्यूनिसिपैलिटी में, और मेरी सिस्टर का नाम R से स्टार्ट होता है तो R, तो मैं और रेनू सेम है, तो म्यूनिसिपैलिटी R, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी और दिस इज़ रायपुर। तो मैं कहाँ रहती हूँ? म्यूनिसिपैलिटी में रहती हूँ, एंड दिस इज़ इन रायपुर, तो रायपुर R। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये भी पंचायत वाला है, तो स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन। अब डिस्ट्रिक्ट से D को ले लेना और सामने में Z भी लगाना है। ठीक है, ZD, तो 243 ZD, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ZD। फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में अगेन 243 Z तो रहेगा ही। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा? E आएगा, M के बाद वाला E। तो देखो अब तक हमने एक दो जगह पे वही याद किया है, फाइनेंस में का आर्टिकल याद रख रहे थे तो F से कुछ नहीं, I से I रख दिया था, 243I। अब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कमेटी आ गया है तो METRO मेट्रो ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो 243 Z तो आएगा ही, क्योंकि ZD है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, तो इधर भी सिमिलर बॉडी है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, तो Z तो आएगा ही, बट उसके बाद वाला वर्ड ले लेना दैट इज़ E, उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट ले लेना, फिर दैट विल बी E। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, इसका तो हमको आर्टिकल ही रटा हुआ है, आर्टिकल 263 है ना। डिटरमाइन करते हैं इसका जो भी कंपोजिशन होगा, प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन। चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, है ना, यही पूछा भी था यूपीएससी ने। तो आर्टिकल अगर जिसका है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही हुई ना, तो 263। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल आर्टिकल 279A, ये तो याद होता ही अपने को। तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं। एंड जीएसटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? जीएसटी क्या से रिलेटेड है? फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो फाइनेंस मिनिस्टर विल बी दी चेयरमैन। ठीक है,
कौन इसका मेंबर नहीं होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्या लेना देना है जीएसटी वगैरह से, टैक्स वगैरह ये सब गवर्नमेंट देख लेगी, है ना। फिर वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन है इसका आर्टिकल 280 हमको पता ही होता है, चेयरमैन एंड 4 मेंबर। तो फाइनेंस कमीशन है वो 5 मेंबर बॉडी होती है, बट यहीं पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 243 के बोलते हैं, तो वहाँ पर इसका कंपोजिशन हमको नहीं पता होता है, वो डिसाइड करती है, डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन, ठीक है। बट यहीं पे जो सेंटर का फाइनेंस कमीशन होता है उसका कंपोजिशन हमको पता है, जैसे अभी 16th फाइनेंस कमीशन है ना, उसका कंपोजिशन पता है, चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर्स है। अभी क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया है तो चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स के नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन डिटरमाइन किया जाता है बाय दी पार्लियामेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि 307 आर्टिकल दिया हुआ है, तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन है वो आर्टिकल 307 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। हमको जनरली नहीं पता होता है तो ये ध्यान में रखना। तो इसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो ये वाला पॉइंट मुझसे गलती से भी ना छूटे, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज होंगी तो यहीं पर ही कंफ्यूज होंगी। इंटर स्टेट काउंसिल से याद रख लूँगी मैं कि इंटर स्टेट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बोलेगा तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 307, है ना। डिटरमाइंड बाय दी पार्लियामेंट है, वो डिटरमाइन करेगी कि इसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कंपोजिशन नहीं दिया है तभी तो पार्लियामेंट को डिटरमाइन करना पड़ रहा है, और वैसे भी सबका कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लेंदी था और लेंदी हो जाता। फिर यूपीएससी का आर्टिकल है आर्टिकल 316, वैसे ही एसपीएससी का आर्टिकल 316, एंड इसके मेंबर्स कितने होंगे? चेयरमैन एंड अदर मेंबर, एंड अदर मेंबर्स में कितने मेंबर होंगे वो डिटरमाइन किया जाएगा बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताएगा। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इसका आर्टिकल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी से ही बनाया जाता है, बट ये प्रोविज़न कहाँ पर है कि आप जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हो, दैट इज़ इन आर्टिकल 316। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविज़न है, ऐसा नहीं बोला कि इसके थ्रू यही बॉडी बन जाएगी। बट यूपीएससी का तो डायरेक्टली बता ही दिया गया है कि ये यूपीएससी बॉडी, जैसे क्या से हम रिलेट करके समझ सकते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। आर्टिकल तुमको जो याद आ रहा है दैट इज़ द प्रोविज़न फॉर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए बाय दी पार्लियामेंट, तो इसलिए पार्लियामेंट ने फिर एक्ट लाया कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके थ्रू इस्टेब्लिश किया कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रोविज़न तो था लेकिन बनाया एक्ट से गया, ओके। फिर अगला देख लेते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट, ये कौन डिटरमाइन करेगी इसका स्ट्रेंथ? पार्लियामेंट विल डिटरमाइन, आर्टिकल 323A। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट 323A। फिर ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, अब ऐसे ही अगर हम लोग ये देखें कि ट्रिब्यूनल्स है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो तुम तो ये बोल दोगे कि देखो इधर तो आर्टिकल है 323B, है ना, बट ये तो गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है कि ट्रिब्यूनल है वो अदर मैटर्स के लिए इस्टेब्लिश किया जा सकता। अब इसी प्रोविज़न के बेसिस पे पार्लियामेंट इनैक्ट करी क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई, वो एक्ट से बनी है। प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में था कि आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था कि तुम ग्रीन ट्रिब्यूनल ही बनाओगे। स्पेसिफिक प्रोविज़न के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट लेके आई और उसके बाद ट्रिब्यूनल बनाई, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। आर्टिकल 323B। फिर इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो 324 इज़ द आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का। फिर नेशनल कमीशन फॉर द SC ST एंड BC, तो यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, एंड अदर 3 मेंबर, तो 3 4 5 मेंबर की बॉडी होती है SC NC SC NC ST NC BC के लिए, ठीक है। कौन कौन से चेयरपर्सन होते हैं? वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं, एंड इधर भी वही चीज़ है, ठीक है, तीनों में सेम चीज़ है। तो 1 1 एंड 3, ठीक। 338 338A 338B। फिर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, ये बना सकती है प्रेसिडेंट, डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट, और अंडर आर्टिकल 339। तो ये प्रोविज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप ये बना सकते हो, बट बनाएगा कौन? वो प्रेसिडेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। वैसे बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। फिर
तो यहाँ पर प्रोविज़न था बैकवर्ड क्लास कमीशन का, इसलिए 2 कमीशन बनाई भी गई थी। बताना जरा कि कौन सी बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, एक तो पता ही होगा, चलो खुद ही ट्राई करना, मैं अभी नहीं बताती। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है यहाँ पर आर्टिकल 344। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट 344। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड, तो यहाँ पर पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दे दिया गया है, जहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, तो उनका है। तो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होंगे वो है, तो इसको याद तो करना पड़ेगा। देखते हैं चलो कैसे करते हैं। इधर है असम, इधर है अरुणाचल प्रदेश, फिर नाग एंड मणि। ठीक है, नाग एंड मणि। फिर इधर है त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम, और इधर है मेघालय। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाई 1 किसका दिया हुआ है। तो नागालैंड का 46, तो ये जो नागालैंड है इसका 46 मेंबर का होगा। मिनिमम 46 मेंबर, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं दिया है, बट मिनिमम 46 तो होने ही चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव में असेंबली में लिमिट हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था ना, लोकसभा का 550 था, तो इसके में हमने क्या किया था, 60 इज द मिनिमम एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम 500। तो बट इन स्टेट का पॉपुलेशन इतना कम है, तो फिर मिनिमम इधर 60 वाला अप्लाई नहीं होगा, इधर अप्लाई होगा कि मिनिमम 46। ठीक है, इतने तो होने चाहिए। अब नागालैंड तो चलो ठीक ठाक साइज तो है ही। उसके बाद मिज़ोरम, देखो मिज़ोरम उससे छोटा है तो 40 होगा। ठीक है, मिनिमम। एंड उसके बाद सिक्किम, सिक्किम जो बाद में ऐड हुआ था, यहाँ पर सिक्किम को 30 बोला गया कि मिनिमम 30 तो रखो ही। अरुणाचल प्रदेश है, उसमें भी 30 बोला गया। अब अरुणाचल प्रदेश बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हिली टेरेन, यहाँ पर से पूरा हिमालय से उसका सिंटेक्सियल बेंडिंग होके आता है ना, तो पॉपुलेशन फिर भी कम है, तो 30 इधर भी। फिर गोवा है, गोवा तो बहुत छोटा है, उसका भी 30, बट वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी इनके कंपैरिजन में तो ज़्यादा है ना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो हम लोग टैग पढ़ते हैं, जो फिफ्थ स्केड्यूल में बनता है, उसका स्ट्रेंथ 20 मेंबर का होता है। और 6th स्केड्यूल में जो बॉडी बनती है ऑटोनोमस काउंसिल वाला, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसको ऑटोनॉमी चाहिए, तो 30 मेंबर्स वाली। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था इनका। ये वाला ABCD वाला तो हम जहाँ पर स्टेट्स है आर्टिकल 371 वाला ABCD वहाँ पर याद करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था, इसको रिकॉल करते रहना बीच बीच में 1-2 बार रिवाइज करते हुए।